हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों के सामने ये अनाउंस करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली इस चैनल पे मैं जनरेटिव एआई के अराउंड वीडियोस डालना शुरू करने वाला हूँ। अब आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी जनरेटिव एआई के ऊपर बहुत अच्छे वीडियोस डाल रखे हैं। बट कोई बात नहीं, लेट से शुरू कर रहे हैं। बट आई विल मेक श्योर कि मेरा हर वीडियो इन डेप्थ हो और आप लोगों को हेल्प करे। अब ऑनेस्टली अराउंड 3 मंथ्स पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जनरेटिव एआई के अराउंड वीडियोस डालने हैं। बट जब मैंने ये पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जनरेटिव एआई के अराउंड वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जनरेटिव एआई एक बहुत तेज़ी से इवॉल्व होने वाली टेक्नोलॉजी है। आप खुद नोटिस करोगे कि पिछले 2 सालों में हर दिन आपको कोई नया मॉडल या कोई नया रिसर्च पेपर या फिर कोई नया टूल सुनने को मिलता है। अब ऐसे में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज अ टीचर एक करिकुलम प्लान कर पाना। सो लास्ट 3 महीने मैंने स्पेंड किए हैं बहुत इन डेप्थ रिसर्च करने में, प्लानिंग करने में और सबसे इम्पॉर्टेंट करिकुलम डिज़ाइन करने में। अब आज का जो वीडियो है ये एक टिपिकल अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है जहाँ पे मैं कैमरे पे आऊँगा और आपको बस इतना बोल दूंगा कि गेस व्हाट, अब हम जनरेटिव एआई पढ़ेंगे। नहीं, व्हाट आई वांट इज कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ अपने पिछले 3 मंथ्स की जो जर्नी है वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने ये पूरा का पूरा प्लानिंग किया। मैं आपके साथ अपना पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ और मैं आपके साथ जो करिकुलम मैंने बनाया है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, उसके पीछे जो मेरा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So, on the whole, if you are planning to learn generative AI from us, from me, then this is a very important video and प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखो। ठीक है, सो अब लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब गाइज हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा कन्विंस करना चाहता हूँ कि आपको क्यों जेनरेटिव एआई पढ़ना चाहिए आज की डेट में। तो ये डिस्कशन एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जेनरेटिव एआई होता क्या है। मेरे पास एक डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। सो एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ एआई दैट क्रिएट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक और इवन कोड by learning patterns from existing data mimicking human creativity। ये एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है और मैं आपको थोड़ा और बैकग्राउंड देता हूँ ताकि इस डेफिनेशन को आप थोड़ा और अच्छे से परसीव कर पाओ। अगर आप एआई का हिस्ट्री देखो तो एआई के ऊपर काम पिछले 60-70 सालों से चल रहा है। विच मीन्स कि जनरेशन्स ऑफ ब्रिलियंट इंडिविजुअल्स आए हैं और उन्होंने इस फील्ड को अपना सब कुछ दिया है। और उसका रिजल्ट ये रहा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे टेक्निक्स आए एआई सिस्टम्स को बिल्ड करने के। जैसे 80s में एक बहुत पॉपुलर टेक्निक थी सिंबॉलिक एआई, जिसकी हेल्प से एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए जो एक टाइप ऑफ एआई सिस्टम है। उसके बाद फजी लॉजिक के ऊपर बहुत काम हुआ, इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स पे बहुत काम हुआ। एनएलपी की जो फील्ड है उसके ऊपर सेपरेटली बहुत काम हुआ, कंप्यूटर विजन की फील्ड पे सेपरेटली बहुत काम हुआ। बट एक टेक्निक जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई इन द डोमेन ऑफ एआई, वो थी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो कि आप एक मैथमेटिकल या फिर स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम को उठाते हो और उसको खूब सारा डेटा प्रोवाइड करते हो। और यहाँ पे हमारा गोल होता है कि वो स्टेटिस्टिकल एल्गोरिदम डेटा से पैटर्न्स निकाल पाए, सो दैट जब आप उसको नया डेटा दो तो वो आपको प्रिडिक्शन करके दे पाए। अब ये सिंपल आइडिया इतना पावरफुल था कि ये आज भी रेलेवेंट है। हम आज भी मशीन लर्निंग यूज़ करते हैं और आज भी मशीन लर्निंग रिलेटेड जॉब्स मार्केट में हैं। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में होता क्या है कि आप 3-4 टाइप के मॉडल्स बना सकते हो। फर्स्ट, आप ऐसे मॉडल्स बना सकते हो जो नंबर्स प्रिडिक्ट कर पाएँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हो जो कल किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या होगा वो प्रिडिक्ट कर सकता है, बेसिकली रिग्रेशन प्रॉब्लम। या फिर आप एक ऐसा एमएल मॉडल बना सकते हो जहाँ पर आप गिवन कैटेगरीज में से एक कोई कैटेगरी क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे अगर हमने अपने मॉडल को एक फ़ोटो दिखाया तो वो प्रिडिक्ट करके बता सकता है कि उसमें कैट है या डॉग है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। या फिर आप एमएल को यूज़ कर सकते हो रैंकिंग प्रॉब्लम्स के लिए। जैसे गिवन अ प्रोडक्ट, आप सबसे सिमिलर प्रोडक्ट्स रैंक करके दिखाना चाहते हो, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में आप एमएल को यूज़ करते थे। बट कभी भी मशीन लर्निंग को इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में यूज़ नहीं किया जाता था जहाँ पर ह्यूमन क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती थी। बट जनरेटिव एआई के आने के बाद ये चीज़ बदल गई। जनरेटिव एआई की सबसे बड़ी खासियत क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है कि वो नई चीज़ें क्रिएट कर सकता है।
वो नया टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है, नए इमेजेस वीडियोस क्रिएट कर सकता है, इवन कोड क्रिएट कर सकता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट पावर ऑफ जनरेटिव एआई। 2-3 साल पहले तक भी लोग एआई के बारे में यही बोलते थे कि आप कितने भी स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स बना लो, ह्यूमन क्रिएटिविटी को एआई रिप्लेस नहीं करने वाला, एटलीस्ट अभी। बट गेस व्हाट, विद इन 2 years जनरेटिव एआई के आने के बाद ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स हो गया है। अब आज की डेट में बहुत इजीली ह्यूमन क्रिएटिविटी को मिमिक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई, एंड दिस इज द बिगेस्ट सुपर पावर दैट जनरेटिव एआई हैज़। अब ये आपको समझ में आ गया कि जनरेटिव एआई क्या है। एक चीज़ और जल्दी से देख लेते हैं कि जनरेटिव एआई इस पूरे एआई लैंडस्केप में कहाँ लाई करता है। सो ये फेमस डायग्राम आपने, आई एम प्रिटी श्योर, देखा होगा कहीं ना कहीं। सो सबसे आउटर सर्कल में एआई है, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर अम्ब्रेला। और एआई के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स है, जैसा मैंने बोला, सिंबॉलिक एआई है, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं, फजी लॉजिक है। बट उनमें जो सबसे पावरफुल टेक्निक है वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, आपकी अलग मॉडल बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं। बट उनमें एक और टेक्निक जो बहुत निकल के सामने आई वो है डीप लर्निंग, जहाँ पर आप न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मॉडल्स यूज़ करते हो। और फाइनली डीप लर्निंग में जब बहुत एडवांसमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर आया, तो उसके बाद फाइनली वहाँ से जनरेटिव एआई ओरिजिनेट किया। तो ये डायग्राम इज़ अ वेरी गुड मेंटल मॉडल इस पूरी पूरी हिस्ट्री को ट्रैक करने के लिए। सबसे बाहर एआई है, उसके अंदर मशीन लर्निंग है, उसके अंदर डीप लर्निंग है, और फाइनली उसके अंदर जनरेटिव एआई है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपको पता होना चाहिए अगर आप जनरेटिव एआई पढ़ना चाहते हो। सो ये अब आपको समझ में आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कि कैसे पिछले 2 सालों में, लाइक विद इन 2 years, जनरेटिव एआई हमारे करंट दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी बन गई। आई वुड लाइक टू शो यू द इम्पैक्ट एरियाज जहाँ पर जनरेटिव एआई ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। सो वैसे तो बहुत सारे इम्पैक्ट एरियाज है जहाँ पर जनरेटिव एआई ने कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है, बट मैं 4 एरियाज़ की बात करूँगा जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जनरेटिव एआई का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है उस फील्ड को और इन्हांस करने में। सबसे पहला जो एरिया है वो है कस्टमर सपोर्ट का। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर जनरेटिव एआई ने सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट किया है। अभी तक भी जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था कस्टमर हैंडलिंग। जितने ज़्यादा कस्टमर उतने ज़्यादा क्वेरीज, उतने ज़्यादा कंप्लेंट्स। तो इस पूरी चीज़ को हैंडल करने के लिए कंपनीज क्या करती थी कि अपना कॉल सेंटर सेटअप करती थी और अपने एम्प्लॉयज़ को बिठा के फ़ोन के थ्रू या फिर चैट मैसेजेस के थ्रू उनके क्वेरीज को हैंडल करती थी। बट एज यू कैन सी ये एक बहुत कॉस्टली मॉडल है और बिजनेसेस को अननेसेसरीली यहाँ पे बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। जनरेटिव एआई के आने के बाद ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हुई है। अब क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनी ले लो, लेट्स से जोमेटो है, जहाँ पर डेली बेसिस पे बहुत सारे कस्टमर्स आकर के ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अब क्या होता है कि फर्स्ट लेवल पे अगर आप कस्टमर सपोर्ट पे जाओ जोमेटो के अंदर, तो आप सीधे किसी ह्यूमन एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करोगे, आप सबसे पहले एक चैटबॉट से बात करोगे। और वो चैटबॉट अपने लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छा। अगर प्रॉब्लम थोड़ी डीपर है और सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या होता है कि आप उस प्रॉब्लम को आगे भेजते हो अपने ह्यूमन एग्जीक्यूटिव्स के पास, और फिर वो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बट ये सिंपल मॉडल इंप्लीमेंट करने से क्या हो गया कि अब आपको जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत थी कस्टमर हैंडलिंग के लिए, अब शायद वहाँ पे 2 से 3 लोग भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ये मॉडल अब पूरा का पूरा इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है धीरे धीरे। एवरी वन इज़ हैविंग अ फर्स्ट लेयर ऑफ चैटबॉट, और उसके बाद उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम होती है। ठीक है, तो ये एक एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी बहुत प्रोग्रेस और इनोवेशन दिखाई दे रहा है विद द हेल्प ऑफ जेन एआई। सेकेंड इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन अभी तक एक ऐसा फील्ड था जिसके बारे में ऐसा बोला जा रहा था कि यहाँ पर एआई अभी तो नहीं आने वाला, बट जनरेटिव एआई सिंस वो कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, तो ऑब्वियस था कि जनरेटिव एआई काफ़ी पेनिट्रेट करेगा कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में। तो अब आप किसी भी फॉर्म का कंटेंट उठा लो, टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट उठा लो लाइक ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स, या फिर आप वीडियो बेस्ड कंटेंट उठा लो लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, या फिर आई डोंट नो और किसी भी फॉर्म का कंटेंट आप उठा लो, यू वुड नोटिस कि वहाँ पर अब जनरेटिव एआई के टूल्स आ गए हैं और कंटेंट क्रिएशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। इनफैक्ट आज के डेट में अगर मैं मीडियम पे कोई आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो मैं 100% श्योर होकर नहीं बोल सकता कि वो किसी इंसान ने लिखा है या फिर एआई ने लिखा है, इतना अच्छा आउटपुट होता है जनरेटिव एआई मॉडल्स का। तो कंटेंट क्रिएशन इज़ वन सच डोमेन जहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है जनरेटिव एआई का, और फ्यूचर में और ज़्यादा होगा। ठीक है, थर्ड इज एजुकेशन।
ये आप खुद मानोगे, आपके खुद के पढ़ाई करने के तरीके में एक चेंज आया है पिछले 2 सालों में, जब से चैट जीपीटी जैसे टूल्स मार्केट में आए हैं। अब हमारे लिए कोई भी नया टॉपिक पढ़ना, एक्सप्लोर करना काफ़ी इजी हो गया है। मुझे करिकुलम प्लान करना है, आई कैन गो टू चैट जीपीटी। मैं किसी प्रॉब्लम में अटक गया हूँ, आई कैन गो टू चैट जीपीटी। मुझे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, आई कैन गो टू चैट जीपीटी, राइट? इट्स लाइक हैविंग अ पर्सनल ट्यूटर विथ यू ऑल द टाइम। और दैट इज़ वाई एजुकेशन भी अब एक अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है। इवन स्कूल्स को भी सोचना पड़ रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड उनको किस तरीके से एजुकेशनल मेथोडोलॉजीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो एजुकेशन इज़ द थर्ड फ्रंटियर जहाँ पे जनरेटिव एआई का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। एंड फोर्थ इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी तक ऐसा कंसिडर होता था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक ऐसी जॉब है जहाँ पे बहुत दिमाग वाले लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज कोड लिखना बहुत ही क्रिएटिविटी और दिमाग वाला काम है। बट अपेरेंटली जनरेटिव मॉडल्स आर रियली रियली गुड एट राइटिंग कोड। और ना कि वो कोड लिख पाते हैं, बल्कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन रेडी कोड लिख पाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनकी हेल्प से प्रोग्रामिंग करना काइंड ऑफ ईजी हो गया है। आप सिंपली एक प्रॉम्प्ट देते हो और उससे पूरा का पूरा कोड जनरेट हो जाता है, फिर आप उसमें जाकर के चेंजेस कर सकते हो। तो जहाँ पे अब 5 प्रोग्रामर्स की ज़रूरत थी, देर इज़ अ गुड चांस कि 2 या 3 प्रोग्रामर्स उस टास्क को ईजिली हैंडल कर लें। तो ये कुछ इम्पैक्ट एरियाज है जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पैक्ट यहाँ पे आया है जनरेटिव एआई के आने के बाद। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए कि क्या जनरेटिव एआई एज अ टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल कंसिडर की जाएगी? बिकॉज अगर टेक्नोलॉजिकली ये सक्सेसफुल नहीं है तो फिर इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई पर्सनली फील वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पेंड सम टाइम ऑन अ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी श्योर कि ये टेक्नोलॉजी पढ़ने लायक है, ये सक्सेसफुल है। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या जनरेटिव एआई को एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी माना जाना चाहिए या फिर नहीं। और रेफरेंस के लिए मैं 2 और टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूंगा और उनसे कंपेयर करूंगा जनरेटिव एआई को। वन इज़ इंटरनेट। मेरे लाइफ टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी रही है वो इंटरनेट है। ठीक है। और मैं एक और एग्जांपल लेके चलूंगा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का, बिकॉज ये एक और टेक्नोलॉजी है जो मेरे लाइफ टाइम में आई है और मे बी अभी तक अपना फुल पोटेंशियल रीच नहीं कर पाई है। तो मुझे बस ये देखना है कि इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में इंटरनेट और क्रिप्टो के बीच में जनरेटिव एआई कहाँ पे लाई करता है। अगर वो इंटरनेट वाली साइड ज़्यादा लाई करेगा तो मतलब सक्सेसफुल होने के रास्ते पे है। अगर वो क्रिप्टो वाली लाइन पे लाई करेगा तो मे बी उतना सक्सेसफुल नहीं है। सो अगर मेरे से कोई पूछे कि कोई टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है कि नहीं, तो मैं कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछता हूँ। अगर उन क्वेश्चंस का आंसर यस है तो मैं मानता हूँ कि वो टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है। तो मैं आपको वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूँ। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ वो ये है कि क्या वो टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं। तो अगर आप इंटरनेट की बात करो तो इंटरनेट सच में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। पहले हम अपने रिलेटिव्स को लेटर्स लिखा करते थे जिसका टर्न अराउंड टाइम होता था 15 दिन, राइट? पहले हम फिजिकली बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस किया करते थे, हम रेलवे स्टेशन जाके टिकट कराया करते थे, हम दुकानों पे जाके सामान खरीदा करते थे। इंटरनेट के आने के बाद ये सब कुछ आप अपने फ़ोन से कर सकते हो घर में बैठ के। यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम अगर आप क्रिप्टो की बात करो तो मेरे दिमाग में अभी कोई बहुत कंक्रीट एग्जांपल नहीं है जहाँ पे कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अगेन हो सकती है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अब बात करते हैं जेनरेटिव एआई की। जेनरेटिव एआई मोस्ट लाइकली अभी काफ़ी सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कस्टमर सपोर्ट वाली प्रॉब्लम। दुनिया भर की कंपनीज इस प्रॉब्लम से परेशान है कि कैसे कस्टमर्स को हैंडल किया जाए एट स्केल। जनरेटिव एआई के आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है। सिमिलरली मैंने आपको एजुकेशन का एग्जांपल दिया कि कैसे बहुत आसानी से हर किसी को अपना पर्सनल ट्यूटर मिल गया है। ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिसको जनरेटिव एआई सॉल्व कर रहा है। सो फॉर मी इस क्वेश्चन का आंसर इज यस। अगला क्वेश्चन, इज इट यूजफुल ऑन अ डेली बेसिस? अगेन द आंसर इज यस। जनरेटिव एआई में जो टूल्स आपके पास हैं उनको आप डेफिनेटली ऑन अ डेली बेसिस यूज करोगे और उससे आपको फायदा होगा। थर्ड क्वेश्चन, इज इट इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स? अब मैं क्या बोलूँ, मतलब आज का ही न्यूज़ ले लेते हैं। सो आज एक न्यूज़ आई है कि चाइना से एक नया एआई मॉडल आया है डीप सीक R1। और उसके आने से, जस्ट उसके मार्केट में आने से यूएस बेस्ड टेक कंपनीज के स्टॉक शेयर्स में $1 ट्रिलियन का वाइप आउट हो गया है।
कैन यू इमेजिन $1 ट्रिलियन, दैट इज रफली इक्वल टू 80 लाख करोड़ रुपीस, सिर्फ एक एआई मॉडल के आने से किसी दूसरी कंट्री के शेयर मार्केट में इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो फिर मुझे इस क्वेश्चन को आंसर करने की जरूरत नहीं है, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्वेश्चन नंबर 4, इज इट क्रिएटिंग न्यू जॉब्स? अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज आपके दिमाग में ये आएगा कि जेन एआई के आने से तो बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे, बट हम वो पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिक्टली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे हिसाब से जेन एआई के आने के बाद से टेक्निकल फील्ड में एक कंप्लीटली नया जॉब उभर के आया है, जिसको हम एआई इंजीनियर बोलते हैं। और ये जॉब का जो नंबर है, ये हर अगले दिन बढ़ रहा है। मैं कॉन्स्टेंटली Naukri.com, Indeed.com जैसी वेबसाइट्स पे जाता हूँ और चेक करता हूँ। आई हैव सीन कि इस पर्टिकुलर जॉब रोल का जो डिमांड है वो ओवर टाइम बढ़ रहा है। एंड देर इज़ अ गुड चांस कि अगले 5 सालों में ये पर्टिकुलर जॉब रोल उतना ही पॉपुलर हो जाए जितना सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर वेब डेवलपर का जॉब है। सो अगेन द आंसर इज येस। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इट एक्सेसिबल? अगेन द आंसर इज यस। आप जेनरेटिव एआई के टूल्स को बहुत आसानी से चला सकते हो, नॉट ओनली यू बट इवन योर पेरेंट्स, माई पेरेंट्स कैन ईजिली यूज दीज टूल्स, बिकॉज इन टूल्स को चलाने के लिए आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इंग्लिश या हिंदी में बात करके इन टूल्स से रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो। तो दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सेसिबल। सो सिंस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव अ यस फॉर आंसर, इसलिए मेरे दिमाग में जनरेटिव एआई एक सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी बनने के रास्ते पर है, इंटरनेट वाले रास्ते पे है। सो दैट इज वाई आई फील कि अगर आप एआई या फिर आसपास की फील्ड में काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, तो जेनरेटिव एआई में आपको डेफिनेटली अपना टाइम एंड दिमाग इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी जस्ट आई है और अभी अपना फुल पोटेंशियल इसने रीच नहीं किया है। सो जब ये अपना फुल पोटेंशियल रीच करेगी, उस टाइम पे जो भी लोग इस टेक्नोलॉजी में अपना काम कर रहे होंगे, उनको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो आई रियली होप मैं आपको थोड़ा सा कन्विंस कर पाया कि क्यों आपको ये टेक्नोलॉजी पढ़नी चाहिए। अब आई नो आप लोग क्या बोल रहे होगे। आप बोल रहे हो कि सर हमें ऑलरेडी पता है कि ये टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में इसका बहुत डिमांड होगा। दैट इज़ वाई हम आपको मैसेज करते रहते थे कि प्लीज़ जनरेटिव एआई पे वीडियोस डालो। आप ये बताओ कि आप वीडियोस क्यों नहीं डालते थे। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जनरेटिव एआई के वीडियोस डालने में इतना लेट क्यों हुआ। सो 3 रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा डाउट था इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है और जस्ट 2 साल पहले आई है और इन 2 सालों में बहुत पॉपुलर हो गई। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये सच में एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है या फिर ये एक बबल है जिसके बारे में सब लोग बस हाइप क्रिएट कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम वाज कि थोड़ा सा टाइम कमिटमेंट का इशू था। मेरी लाइफ में और चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से मैं टाइम एलोकेट नहीं कर पा रहा था जनरेटिव एआई पढ़ाने के लिए। एंड थर्ड, अगर मैं टाइम निकाल भी पाता था तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था जनरेटिव एआई से। और उसका रीज़न ये है कि हर दिन कुछ नया आ जाता था, कोई नया मॉडल आ जाता था, कोई नया टूल आ जाता था, कोई नया रिसर्च पेपर आ जाता था, कोई नया टर्मिनोलॉजी आ जाता था। सो बेसिकली इतना फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहा था कि मुझे ऐसा लगता था कि यार क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। एंड आई एम प्रिटी श्योर आप लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे होगे कि जनरेटिव एआई पढ़ने जाओ अगर, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कि इतना कुछ इंफॉर्मेशन ऑन अ डेली बेसिस आ रहा है कि उससे मीनिंगफुल चीज़ें निकाल पाना और उस टेक्नोलॉजी को एक सही तरीके से सीख पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब इनमें से 2 प्रॉब्लम्स तो मेरी सॉल्व हो गई हैं। फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी कि मुझे डाउट्स थे, वो डाउट्स अब हट गए हैं, बिकॉज अब काफ़ी मैंने पढ़ लिया और काफ़ी चीज़ों को समझ लिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस टेक्नोलॉजी में दम है। सेकंड, टाइम कमिटमेंट वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। धीरे धीरे अब मेरे पास काफ़ी टाइम रह रहा है, तो नाउ आई कैन मेक कंटेंट, मेक वीडियोस ऑन जेन एआई। बट थर्ड प्रॉब्लम अभी भी थी कि ये जो डेली बेसिस पे फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहा है, इसके अंदर घुस करके चीज़ों को समझ करके फिर आपके लिए वीडियोस बनाना, ये अभी भी मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था। तो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, विच मीन्स डेली बेसिस पे बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रहे हैं और उनको ट्रैक कर पाना और फिर उनसे कुछ मीनिंग निकाल पाना एक बहुत चैलेंजिंग काम बन गया है। सेकंड, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन,
तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो पूरे टाइम एक फोमो का इन्वायरमेंट क्रिएट करते रहते हैं कि अगर आपने जेन एआई नहीं पढ़ा तो फिर आप क्या ही कर रहे हो, जनरेटिव एआई में ये हो रहा है, ये हो रहा है। जिसकी वजह से यू फील वेरी डीमोटिवेटिंग कि यार मुझे छोड़ के बाकी सबको डी जेन एआई आ गया है क्या। और थर्ड इज कि कोई एक सिंगल सोर्स नहीं है जहाँ पे जाकर के आप जेनरेटिव एआई को पढ़ पाओ। राइट, जनरली किसी टेक्नोलॉजी में अगर आपको कुछ सीखना है तो कुछ एक सिंगल सोर्स होता है पढ़ने का, कोई बुक होती है, कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट होता है। यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा सिंगल सोर्स स्टैब्लिश नहीं हुआ है, ऑब्वियसली बिकॉज अभी ये नई टेक्नोलॉजी है। सो मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे आपको अच्छे तरीके से जेन एआई पढ़ाना था, और उसका फर्स्ट स्टेप होता है अच्छा करिकुलम डिज़ाइन करना। बट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई वॉज नॉट इवन एबल टू क्रिएट अ वेरी गुड करिकुलम। सो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे बैठ करके थोड़ा एक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और एक ऐसा मेंटल मॉडल बनाना पड़ेगा जिसकी हेल्प से मैं करिकुलम डिज़ाइन कर पाऊँ फर्स्ट, और फिर आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। सो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था एआई में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, मैंने उस पूरी चीज़ को यूज़ किया, अपने नॉलेज को यूज़ किया टू क्रिएट अ मेंटल मॉडल, अ फ्रेमवर्क, जिससे आप ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है उसको थोड़ा सा ईज आउट कर सकते हो। और वही मेंटल मॉडल मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। सो ये मेंटल मॉडल बनाने के प्रोसेस में मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे एक ऐसा टर्म खोज के लाना चाहिए जो हमारे इस पूरे मेंटल मॉडल का सेंटर बन जाए। मतलब जनरेटिव एआई में इतने सारे टर्म्स हैं, इतने सारे टूल्स हैं, क्या इनमें से कोई एक टर्म या टूल ऐसा है जिसको हम सेंटर पे रख सकते हैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए? द आंसर इज़ यस। ऐसा एक टर्म है जो जनरेटिव एआई के सेंटर पे आता है, और वो टर्म है फाउंडेशन मॉडल्स। क्या होते हैं फाउंडेशन मॉडल्स, मैं आपको बताता हूँ। सो फाउंडेशन मॉडल्स आर एक्चुअली अ टाइप ऑफ एआई मॉडल्स जो कि बहुत बड़े स्केल के एआई मॉडल्स होते हैं। इनको ट्रेन करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, लिटरली लाइक इंटरनेट पे जितना डेटा है शायद उतना डेटा चाहिए। और इनको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए, लाइक बहुत सारे जीपीयूज, और इनको ट्रेन करने में करोड़ों रुपए लगते हैं। बट इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि अनलाइक अदर मशीन लर्निंग मॉडल्स, दीज मॉडल्स आर जनरलाइज्ड मॉडल्स, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड मॉडल्स। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मशीन लर्निंग में अभी तक आपने अगर मॉडल्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि जो भी मॉडल्स आप बनाते हो वो टास्क स्पेसिफिक मॉडल्स होते हैं। राइट, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस क्या रहेगा किसी फ्यूचर डेट पे, तो आप अगर उसके लिए मॉडल बना रहे हो तो वो मॉडल सिर्फ वही काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जाके क्रिकेट के स्कोर भी प्रिडिक्ट कर लेगा। तो दीज आर लाइक स्पेसिफिक मॉडल्स। बट फाउंडेशन मॉडल्स आर जनरलाइज मॉडल्स, मतलब वो एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा टास्क सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप जो मॉडल्स बना रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका आर्किटेक्चर बहुत बड़ा है, उनमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, और सेकंड आप उसको बहुत ज़्यादा डेटा दे रहे हो। सो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा दिमाग वाले इंसान को आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो एक से ज़्यादा डोमेन्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है। तो फाउंडेशन मॉडल वही होते हैं। और फाउंडेशन मॉडल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जो बेसिकली आज की डेट में बैकबोन है जनरेटिव एआई के। किसी भी एलएलएम को आप उठा लो और उससे आप कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। आप उससे टेक्स्ट जनरेशन करवा सकते हो, आप उससे सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकते हो, समराइजेशन करवा सकते हो, क्वेश्चन आंसरिंग करवा सकते हो। ऑल बिकॉज एलएलएम्स को ट्रेन करने के प्रोसेस में आपने एक बहुत बड़े एआई मॉडल को, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स थे, उसको आपने पूरे इंटरनेट का डेटा दिया। और फिर इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि नॉट ओनली वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना सीख गया, बट एट द सेम टाइम सेंटिमेंट एनालिसिस, क्वेश्चन आंसरिंग, समराइजेशन, ये सारी चीज़ें सीख गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पूरे के पूरे जेनरेटिव एआई के इस लैंडस्केप के सेंटर में किसी चीज़ को रखना है तो वो है फाउंडेशन मॉडल। बाय द वे फाउंडेशन मॉडल में सिर्फ एलएलएम्स नहीं होते, एलएमएम्स भी होते हैं, लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स। ऐसे मॉडल्स जो सिर्फ टेक्स्ट के साथ नहीं काम करके इमेजेस, वीडियोस, साउंड के साथ भी काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे एलएलएम्स ना लिख के फाउंडेशन मॉडल्स लिखा है। बट अगर आप फिलहाल सिंप्लीफाई करना चाहते हो और, तो यहाँ पे आप फाउंडेशन मॉडल के बदले एलएलएम्स लिख दो। तो अब एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि मैंने जो मेंटल मॉडल बनाया उसके एकदम सेंटर पे एक टर्म आ गया, दैट इज फाउंडेशन मॉडल। अब इसके बाद देखो मैंने कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई किया। मेरे नॉलेज के बेसिस पे मुझे ऐसा लगा कि पूरे के पूरे जेनरेटिव एआई को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। सो
उसके सेंटर पे है फाउंडेशन मॉडल। अब जनरेटिव एआई में आप दो टास्क कर सकते हो, इधर यू कैन यूज फाउंडेशन मॉडल्स और यू कैन बिल्ड फाउंडेशन मॉडल्स। यही दो काम होते हैं। पूरा का पूरा जनरेटिव एआई इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कोई भी टर्म आप सुन रहे हो, कोई भी टूल आप सुन रहे हो, कोई भी टर्मिनोलॉजी आप सुन रहे हो, वो या तो बनाने के पर्सपेक्टिव से होगा या फिर यूज करने के पर्सपेक्टिव से होगा। सो इन शॉर्ट, मेरा मेंटल मॉडल ये बोलता है कि पूरे के पूरे जनरेटिव एआई में जो सबसे कोर कंपोनेंट है वो है फाउंडेशन मॉडल, और पूरे के पूरे जनरेटिव एआई में आप दो में से कोई एक काम कर रहे होते हो। इधर यू हैव अ यूजर पर्सपेक्टिव जहां पर आप एक बने बनाए फाउंडेशन मॉडल को अपने काम के लिए यूज कर रहे होते हो, और द सेकेंड पर्सपेक्टिव इज द बिल्डर्स पर्सपेक्टिव जहां पे आप एज अ बिग कंपनी इन फाउंडेशन मॉडल्स को बना करके कहीं पे डिप्लॉय कर रहे होते हो। सो दिस वॉज माई मेंटल मॉडल, जिसकी हेल्प से मैंने पूरी की पूरी चीज़ को सिंप्लीफाई किया। सो अब यहाँ से बहुत मज़ेदार चीज़ शुरू हुई। जैसे ही मैंने ये मेंटल मॉडल बनाया, उसके बाद से मैंने अपने लिए एक गेम काइंड ऑफ क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे कभी भी कोई भी नया टर्म मिलता था, ये सुनने को मिलता था, मैं सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करता था कि वो यूज़र वाली साइड जाएगा, मतलब एप्लीकेशन बिल्डिंग की साइड जाएगा, या फिर बिल्डर वाली साइड जाएगा जहाँ पे हम फाउंडेशन मॉडल्स बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा चेक करते हैं, इस पूरे के पूरे मेंटल मॉडल को थोड़ा सा चेक करते हैं। एक मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ गेम खेलते हैं। सो मान लो आपने एक नया टर्म सुना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप क्या करोगे, आप झट से जाओगे और चैट जीपीटी से पूछोगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, और फिर उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि वो यूज़र वाली साइड जाएगा या बिल्डर वाली साइड जाएगा। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि आपके पास अगर एक एलएलएम है, तो आप उससे डायरेक्टली इंग्लिश में बात कर सकते हो, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अपने क्वेश्चन को इस तरीके से रिफाइन कर सकते हो कि आपको और बढ़िया आंसर मिले। दैट इज वॉट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। तो सिंस आप यहाँ पे एक बने बनाए एलएलएम को यूज कर रहे हो, तो ये जाएगा यूजर वाली साइड। सेकेंड, RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन फीडबैक। अब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप किसी एलएलएम के बिहेवियर को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, उसको थोड़ा सा सेफ गार्ड कर सकते हो ताकि वो कुछ उटपटांग चीज़ें ना बोले। तो ये एलएलएम को बनाने के प्रोसेस में यूज होता है, दैट इज वाई ये जाएगा बिल्डर्स पर्सपेक्टिव में। सिमिलरली रैग एक बहुत फेमस टर्म है। रैग में आप क्या करते हो, आप एक गिवन एलएलएम से अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करवा सकते हो। जैसे मुझे अपने प्राइवेट डेटा के ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करवानी है, तो मैं उसको चैट जीपीटी के साथ मर्ज कर सकता हूँ, राइट। तो अगेन सिंस हम एक बने बनाए एलएलएम को यूज़ कर रहे हैं, ये भी जाएगा यूज़र वाली साइड। प्री ट्रेनिंग क्या होता है, प्री ट्रेनिंग होता है जब आप एक फाउंडेशन मॉडल को उठाते हो और उसको पूरे दुनिया जहाँ का डेटा दे करके उसको ट्रेन करते हो ऑन अ बिग हार्डवेयर। तो सिंस ये एलएलएम को बनाने का प्रोसेस है, ये जाएगा बिल्डर्स पर्सपेक्टिव में। क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस जहाँ पे आप एक मॉडल को ऑप्टिमाइज कर पाते हो, जिसकी हेल्प से फिर आप उसको अलग अलग इन्वायरमेंट्स में चला पाओ। तो ये भी एलएलएम्स को बनाने के प्रोसेस में आता है, हेंस बिल्डर्स पर्सपेक्टिव। एआई एजेंट्स एक टर्म जो आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, जहाँ पर आप एलएलएम्स की हेल्प से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हो जो नॉट ओनली क्वेश्चन आंसरिंग कर पाता है, बट एट द सेम टाइम आपके लिए कुछ काम करके भी दे सकता है, जैसे टिकट बुक करके दे रहा है। तो अगेन समथिंग जो आप एलएलएम्स की हेल्प से बना रहे हो, तो ये भी जाएगा यूजर पर्सपेक्टिव में। वेक्टर डेटाबेसेस, ये काम आता है रैग्स इंप्लीमेंट करने के टाइम, तो ये भी जाएगा यूज़र पर्सपेक्टिव। और फिर कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जो दोनों साइड आते हैं, जैसे कि फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग आप एलएलएम्स को बनाने के प्रोसेस में भी करते हो और एलएलएम्स को यूज़ करने के प्रोसेस में भी करते हो, तो ये दोनों साइड में जाएगा। तो ये मैंने पिछले 6-8 महीने किया है। जब भी मुझे कोई नया टर्म सुनने को मिलता था, द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज टू आस्क वॉज कि ये यूज़र वाली साइड जाएगा या फिर ये बिल्डर्स वाली साइड जाएगा। और ऐसा करते 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 पिछले 6-8 महीनों में अब फाइनली मैंने एक करिकुलम प्रिपेयर किया जहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है बिल्डर्स पर्सपेक्टिव और एक है यूजर्स पर्सपेक्टिव। दोनों का अपना करिकुलम है, और वो दोनों अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइज, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बिल्डर वाली साइड का करिकुलम। वो साइड जहाँ पर आप जेनरेटिव एआई में फाउंडेशन मॉडल्स को बनाते हो और उनको डिप्लॉय करते हो सो दैट पूरी दुनिया उसको यूज़ कर पाए। ठीक है। तो ये वाला साइड थोड़ा टेक्निकल है, एंड ऑनेस्टली हम लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा, बिकॉज हम ये काम करते आ रहे हैं अभी तक मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में। सो बिल्डर वाली साइड का जो पूरा करिकुलम है वो स्टार्ट होता है। इनफैक्ट स्टार्ट होने के पहले मैं आपको
प्री रिक्विजिट बता देता हूँ कि ये वाला करिकुलम कवर करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए पहले से। फर्स्ट आपको आना चाहिए मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स। सेकंड आपको आना चाहिए डीप लर्निंग के फंडामेंटल्स, और आपको एक डीप लर्निंग फ्रेमवर्क का आइडिया होना चाहिए। टेंसर फ्लो या फिर पाई टॉर्च दोनों चलेगा, ऑल दो पाई टॉर्च ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं इस करिकुलम की। तो ये करिकुलम सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से, ऑब्वियसली बिकॉज कोई भी फाउंडेशन मॉडल आज की डेट में आप उठा लो वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो आपको अगर ये पर्सपेक्टिव समझना है कि फाउंडेशन मॉडल्स बनाए कैसे जाते हैं, तो इसकी शुरुआत होती है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से। आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। एनकोडर वाली साइड में क्या हो रहा है, डीकोडर वाली साइड में क्या हो रहा है, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, आपके सेल्फ अटेंशन कैसे काम करता है, लेयर नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, लैंग्वेज मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हुआ स्टेप नंबर 1 इस करिकुलम में। एक बार जब आपने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पढ़ लिया, उसके बाद सेकंड जो आपको पढ़ना होता है वो होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। सो यू नो दिस कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एग्जिस्ट करते हैं आज। तो एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, डीकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, एंड एनकोडर एंड डीकोडर बेस्ड ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। आपको बर्ट का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, आपको जीपीटी का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए, और आपको और कुछ फेमस ट्रांसफॉर्मर्स का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। ये है स्टेप नंबर 2। एक बार जब आप इतना सीख लेते हो, उसके बाद फिर फाउंडेशन मॉडल का ट्रेनिंग वाला पार्ट शुरू होता है। सो यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़ोगे प्री ट्रेनिंग। प्री ट्रेनिंग इज़ द पार्ट जहाँ पे आप फाउंडेशन मॉडल्स को ट्रेन करते हो। तो यहाँ पे कई तरह की चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ना होता है। अलग अलग फाउंडेशन मॉडल्स अलग अलग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ ट्रेन होते हैं। टोकनाइजेशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ना होता है, स्पेशली अगर आप एलएलएम्स के साथ काम कर रहे हो। अलग अलग ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़ आपको पढ़नी होती हैं। आप अपने मशीन पे ट्रेन कर रहे हो, क्लाउड पे ट्रेन कर रहे हो, एक मशीन पे ट्रेन कर रहे हो, मल्टीपल मशीन्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग कर रहे हो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। फिर क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे एक इतने बड़े स्केल के मॉडल को ट्रेन करने में 1,000 तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो उन चैलेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। तो ये आता है प्री ट्रेनिंग के अंदर। एक बार जब आप प्री ट्रेनिंग पढ़ लेते हो, ऑल्सो यहाँ पर इवैल्यूएशन भी आता है। एक बार जब आपने प्री ट्रेनिंग करवा लिया, तो वो कितना अच्छे से हुआ है ये चेक करने के लिए आप अपने मॉडल्स को इवैल्यूएट भी करते हो। सो एक बार जब प्री ट्रेनिंग हो जाता है, उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। सो होता क्या है कि फाउंडेशन मॉडल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और मोस्टली आप उनको नॉर्मल हार्डवेयर के ऊपर नहीं चला सकते। तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा उनको ऑप्टिमाइज करना होता है अलग अलग तरीके से। आप ट्रेनिंग के प्रोसेस में ऑप्टिमाइजेशंस कर सकते हो। आप फाइनली जो मॉडल बना है उसको कंप्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आपने शायद टर्म्स वगैरह सुने होंगे, क्वांटाइजेशन थोड़ी देर पहले हमने सुना था, वो आता है। नॉलेज डिस्टिलेशन आता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। फाइनली आप जो इन्फरेंस है, जो आप प्रिडिक्शन निकलवा रहे हो अपने एलएलएम से, उसके टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसका भी ऑप्टिमाइजेशन यहीं पे आता है। तो ये थर्ड मॉड्यूल हो गया, फोर्थ मॉड्यूल हो गया इस पूरे के पूरे करिकुलम का। एक बार जब आप ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो, उसके बाद फाइनली आप क्या करते हो कि आप फाइन ट्यूनिंग पढ़ते हो। सो होता क्या है कि फाउंडेशन मॉडल एक बड़े से डेटा सेट के ऊपर ट्रेन होता है, और वो एक जनरलाइज मॉडल होता है, मतलब वो कई तरह के काम कर सकता है। बट फिर आप क्या करते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस मॉडल को किसी एक पर्टिकुलर टास्क या एक टाइप के टास्क के लिए फाइन ट्यून करते हो, ताकि उस पर्टिकुलर टास्क में उसका परफॉर्मेंस और इन्हांस हो जाए। तो यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। टास्क स्पेसिफिक ट्यूनिंग जो मैंने अभी आपको बताया, इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग होती है, कंटिन्यूअल प्री ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आप उसको फिर से थोड़ा और प्री ट्रेन करते हो किसी पर्टिकुलर डोमेन में। RLHF यहीं पे आता है। PEFT बोल के एक बहुत फेमस टेक्निक है, वो भी यहीं पे आता है। तो फाइन ट्यूनिंग इज़ वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑप्टिमाइजेशन के जस्ट बाद आप परफॉर्म करते हो। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। एक बार आपने फाइन ट्यून कर लिया, अब आप उसको किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट इंप्लीमेंट करने के पहले आप बहुत थॉरो इवैल्यूएशन टेक्निक्स अप्लाई करते हो टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस, ठीक है। आज की डेट में आप ये जो पूरे टाइम सुनते रहते हो LLM लीडर बोर्ड्स, जहाँ पे आप सुनते हो कि इस LLM ने दूसरे LLM को बीट कर दिया, डीप सीक R1 ने चैट GPT को बीट कर दिया। तो ये डिसीजन मेकिंग हो कैसे रहा है, ये आप समझने की कोशिश करते हो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, जहाँ पे आप अलग अलग मेट्रिक्स के ऊपर
इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हो अपने एलएलएम्स का। एंड लास्टली जब आप ये सब कुछ कर लेते हो तो फाइनल टास्क होता है इनको डिप्लॉय करने का, बिकॉज अगर आप इनको डिप्लॉय नहीं करोगे तो बाकी लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो लास्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है करिकुलम बिल्डर्स वाली साइड का। कोई भी डेटा साइंटिस्ट जो गूगल ओपन एआई टाइप की कंपनीज में काम कर रहा है वो ये चीज़ कर रहा है। वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का आइडिया उठा करके एक मॉडल को ट्रेन करके उसको डिप्लॉय करने का काम कर रहा है, और उसके बीच जो सारे स्टेप्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड है। सो ये अगर आपने कॉन्कर कर लिया तो फिर आपको बिल्डर्स पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ दैट वी नो कि एक फाउंडेशन मॉडल को बनाने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, अब ये डिस्कस करते हैं कि एक फाउंडेशन मॉडल, एक बने बनाए फाउंडेशन मॉडल को यूज़ करने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। सो अब बात करते हैं यूज़र साइड वाले करिकुलम की, जहाँ पर आप एक बने बनाए फाउंडेशन मॉडल को यूज़ करना सीखते हो। सो पहले से एक डिस्क्लेमर है, ये वाला जो साइड है पर्सनली मुझे थोड़ा कम टेक्निकल और थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है इन कंपैरिजन टू बिल्डर वाली साइड। ऑब्वियसली फाउंडेशन मॉडल्स को बनाना ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू उनको यूज़ करना। तो ये वाला साइड आपको थोड़ा सा इजी लगेगा और शायद ज़्यादा मज़ेदार भी लगेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या सीखना होता है, आपको सबसे पहले एलएलएम्स को यूज़ करके बेसिक एप्स बनाना सीखना होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले सीखते हो कि क्या अलग अलग टाइप के एलएलएम्स या फाउंडेशन मॉडल्स अवेलेबल हैं, क्लोज सोर्स हैं या ओपन सोर्स हैं। अगर क्लोज सोर्स हैं तो उनको एपीआईज के थ्रू आप यूज़ करना सीखते हो, अगर क्लोज सोर्स हैं तो अलग अलग टूल्स के थ्रू आप उनको यूज़ करना सीखते हो। हगिंग फेस एक लाइब्रेरी है, उसकी हेल्प से आप अपने मशीन पे ला करके एलएलएम्स को चलाना सीखते हो, या फिर ओलामा जैसा टूल यूज़ करते हो अपने मशीन या अपने सर्वर पे एलएलएम्स को चलाने के लिए। उसके बाद यहीं पर आप लैंगचेन जैसा फ्रेमवर्क सीखते हो जिसकी हेल्प से आप एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना सीखते हो। अ, और हगिंग फेस, ओलामा, इन सब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सबसे पहला पार्ट है जहाँ पे आप एक, आपको पता है कि एक एलएलएम एग्जिस्ट करता है, आप उसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके सीख रहे हो। एपीआई बेस्ड तरीका, या फिर लोकल अपने मशीन पे चलाने का तरीका। ठीक है, एक बार जब ये सब आपने कर लिया तो अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज जहाँ पे आप एलएलएम से जो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है उसको इम्प्रूव करना सीखते हो। तो इसमें तीन टेक्निक्स आती हैं। सबसे पहला आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक फाउंडेशन मॉडल में जो आप इनपुट भेजते हो उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और अगर आप अपने प्रॉम्प्ट्स को सही तरीके से हैंडल कर पाओ तो आप अपने रिस्पॉन्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो जो आपको एलएलएम से मिल रहा है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में काफ़ी काम हो चुका है और यहाँ पर काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये फर्स्ट तरीका है जिसकी हेल्प से आप एक एलएलएम का जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सेकेंड इज़ रैग। सो एलएलएम्स अपने डेटा पे ट्रेंड है, उनको आपके पर्सनल डेटा के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बट रैग्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि एक एलएलएम को अपना प्राइवेट डेटा दिखा सकते हो और उससे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। तो रैग्स बहुत फेमस हो रहे हैं, तो रैग्स खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है। एंड थर्ड, फाइन ट्यूनिंग। यहाँ पे भी फाइन ट्यूनिंग होता है यूज़र वाली साइड में भी। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग आपको दोनों जगह पढ़ने को मिलेगा। जो आप बिल्डर वाली साइड में पढ़ रहे हो वो थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा एडवांस्ड फाइन ट्यूनिंग है, वहाँ पे आप थोड़े ज़्यादा डीपर लेयर्स तक जा करके मॉडल को काइंड ऑफ फाइन ट्यून करते हो। यहाँ पे आप थोड़ा शैलो लेवल पे फाइन ट्यूनिंग करते हो, बट अगेन आप कर सकते हो यूज़र लेवल पे भी। तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स आप देखोगे यूज़र वाली साइड में फाइन ट्यूनिंग करने की। तो ये हो गए तीन टेक्निक्स जिनकी हेल्प से आप एक एलएलएम का आउटपुट इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद एक और बहुत बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी अभी उभर के आ रहा है, वो है एजेंट्स का, एआई एजेंट्स बनाने का। सो एलएलएम एप्लीकेशंस को मोस्टली आप यूज़ करते हो टू बिल्ड चैटबॉट्स एक्सेट्रा, बट विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे चैटबॉट्स बना सकते हो जो सिर्फ आपसे बातचीत ना करें बल्कि आपके लिए कोई काम करके भी दे पाएँ। जैसे आप बातचीत कर रहे हो कि आप पता कर रहे हो कि इंडिया में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन से हैं, सामने से उस चैटबॉट ने आपको कुछ आंसर निकाल के दिया, लेट्स से उसने बोला गोवा, तो अब आप झट से उसको बोल सकते हो कि गेस व्हाट, मेरे लिए एक होटल वहाँ पे बुक कर दो, और वो बुक कर भी देगा। तो यही डिफरेंस है एक चैटबॉट और एक एआई एजेंट में। सो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, बेसिकली आप एक एलएलएम को कुछ टूल्स प्रोवाइड करते हो कि वो ये सारे टूल्स को एक्सेस करके कुछ कुछ काम करवा सकता है। तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप चैटबॉट प्लस टूल्स को इम्प्लीमेंट करके एआई एजेंट बना रहे हो, ये अभी बहुत पॉपुलर हो रखा है। और ये
पूरा का पूरा फील्ड ऑफ स्टडी यूज़र वाली साइड में आता है। ठीक है। उसके बाद आता है एल एल एम ऑप्स। आई एम प्रिटी श्योर आपने ये टर्म भी बहुत सुना होगा। तो ये जो आप एप्लीकेशंस बना रहे हो एल एल एम्स को यूज़ करके, ऑब्वियसली आप उसको अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हो, तो आपको उसको उठा करके कहीं पे डिप्लॉय करना होगा ताकि आपके कस्टमर्स उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये जो एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, इनको बनाने के प्रोसेस में और डिप्लॉय करने के प्रोसेस में जो भी चीज़ें आप करते हो, इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हो, इम्प्रूवमेंट्स परफॉर्म करते हो, डिप्लॉयमेंट में जो भी टेक्निकल हैंडलिंग होती है वो सब कुछ करते हो, वो सब कुछ मिला करके जो एक अम्ब्रेला टर्म है उसको हम एलएलएम ऑप्स बुलाते हैं। अभी बहुत सारी लाइब्रेरीज आ गई हैं यहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी बन के उभर रही है। एंड लास्टली कुछ मिसलीनियस चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मल्टी मॉडल जो आपके फाउंडेशन मॉडल्स हैं वो यूज़ करना। जैसे अभी तक हम मोस्टली जो डिस्कशन कर रहे हैं वो एलएलएम्स के अराउंड है, बट व्हाट इफ़ आप एक ऐसे मॉडल के साथ काम कर रहे हो जो ऑडियो इनपुट के ऊपर काम कर रहा है या फिर पलट के आपको वीडियो इनपुट आउटपुट दे रहा है। तो ये तरह की चीज़ें आप मिसलीनियस के अंदर रख सकते हो। ये आपने आजकल बहुत सुना होगा स्टेबल डिफ्यूजन या डिफ्यूजन बेस्ड मॉडल्स। तो उन सब की जो पढ़ाई है उसको मैं मिसलेनियस के अंदर डाल रहा हूँ। बट या मोस्टली दिस इज़ व्हाट वी हैव इन यूज़र वाली साइड। दिस इज़ द करिकुलम दैट यू हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू बिल्ड एप्लीकेशंस यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। सो या गाइस, हमने कर दिखाया। पूरा का पूरा जो जनरेटिव एआई है और इतना तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है और इतने सारे जो टर्म्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उन सबको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है दो पार्ट्स में। एक है बिल्डर वाली साइड और एक है यूज़र वाली साइड, और अब मैंने आपको दोनों साइड का करिकुलम दिखा दिया है और यही हम लोग कवर करने वाले हैं अब इस यूट्यूब चैनल पे। अब आई नो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे और मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करना चाहता हूँ। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि क्या हमें दोनों साइड सीखने की ज़रूरत है? क्या हमें बिल्डर वाली साइड भी आना चाहिए? क्या हमें यूज़र वाली साइड भी आना चाहिए? इसके लिए आपको ये डायग्राम देखना चाहिए। सीन क्या है कि जो बिल्डर वाली साइड है जहाँ पे आप एक फाउंडेशन मॉडल बना के उसको डिप्लॉय कर रहे हो, ये काइंड ऑफ एक रिसर्च साइंटिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। ठीक है। जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग भी चाहिए होती है, एम एल ऑप्स के स्किल्स भी चाहिए होते हैं। वेर एज ये जो यूज़र वाली साइड है जहाँ पे आप एक बने बनाए एलएलएम को यूज़ करते हो, ये पर्सनली मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है अगर उसको थोड़ा भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है। तो वो 80-85% काम कर सकता है यूज़र वाली साइड का। दैट इज़ वाई आप देखोगे कि लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग सडनली से एआई एक्सपर्ट्स बन गए, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग यूज़र वाली साइड में ऑपरेट कर रहे हैं और एपीआईज वगैरह के थ्रू कम्युनिकेट करके एलएलएम एप्लीकेशंस बना रहे हैं। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कर सकते हैं। बट इन दोनों फील्ड्स को जब आप ओवरलैप करते हो तो यहाँ पर एक नया जॉब रोल निकल के आता है और वो जॉब रोल है एआई इंजीनियर का, जो अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है। एआई इंजीनियर एक ऐसा इंजीनियर है जिसका मेन काम है एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना। मतलब उसको एक फाउंडेशन मॉडल दे दिया गया है, एक एलएलएम दे दिया गया है और उस एलएलएम के ऊपर वो कोई एप्लीकेशन बना रहा है। बट इस बंदे की खासियत क्या है कि इसको काफी आइडिया है बिल्डर वाली साइड का भी। मतलब उसको पता है कि फाउंडेशन मॉडल्स बनते कैसे हैं। और ये नॉलेज होना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपके पास ये नॉलेज है तो आप यूजर वाली साइड में ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे। तो नो डाउट एक सॉफ्टवेयर डेवलपर आज की डेट में बहुत आसानी से एआई एप्लीकेशंस बना सकता है, बट एक ऐसा बंदा जिसको दोनों फील्ड्स का नॉलेज है वो हमेशा बेटर सैलरी डिमांड कर पाएगा। एंड दैट इज़ वाई आपको ये दोनों साइड सीखना चाहिए। बट अगेन इट डिपेंड्स। आप चाहो तो ज़्यादा फोकस यूज़र वाली साइड पे कर सकते हो, अगर आप एक रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप ज़्यादा फोकस बिल्डर वाली साइड पे कर सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन एआई इंजीनियर तो फिर आपको ये दोनों फील्ड्स पे साथ में पैरेलली काम करना पड़ेगा। ठीक है। द आंसर इज यस। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है, सही लगा, पूरा का पूरा करिकुलम हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पूरी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब आप बताओ कि आप इस पूरी चीज़ को कैसे कवर करोगे। तो माई आंसर इज कि मैं इन दोनों साइड्स को पैरेलली कवर करूंगा। ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है। तो हम दोनों चीज़ों को साथ में कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको अपना स्ट्रैटेजी भी बताता हूँ। अगर हम बिल्डर वाली साइड पे फोकस करें तो बिल्डर वाली साइड पे मैंने ये प्लान किया है कि ऑलरेडी हमने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पढ़ लिया है। ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने डीप लर्निंग प्लेलिस्ट में ये कवर कर रखा है। प्री रेक्विजिट्स पॉइंट ऑफ व्यू से
एक चीज़ मुझे आपको और पढ़ानी थी, वो था पाईटॉर्च। तो उसमें भी मैंने 10-11 लेक्चर्स डाल दिए हैं। विद इन 2-3 वीक्स पाईटॉर्च मैं कंप्लीट कर दूंगा। और एक बार जब पाईटॉर्च कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं मल्टीपल प्लेलिस्ट्स रिलीज़ करूंगा। जैसे एक मेरा प्लान है प्लेलिस्ट निकालने का ऑन टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, जहाँ पे मैं आपको एनकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर्स, डिकोडर ओनली ट्रांसफॉर्मर्स और एनकोडर डिकोडर बेस्ड ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ाऊंगा। बर्ट, जीपीटी, ये सब वहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक बार जब ये हो जाएगा फिर एक और प्लेलिस्ट हम बनाएंगे ऑन प्री ट्रेनिंग वाला पार्ट, फिर एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे फाइन ट्यूनिंग के ऊपर, एक और प्लेलिस्ट बनाएंगे डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो बेसिकली द आइडिया इज टू नॉट हैव अ बिग प्लेलिस्ट बट हैव स्मॉल प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम एक एक करके ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स कवर करें। छोटा बोलना तो गलत है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर, बट हाँ, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाने का मेरा प्लान है बिल्डर वाली साइड में। अब बात करते हैं यूज़र वाली साइड पे। तो यूज़र वाली साइड पे भी प्लान मेरा सिमिलर ही है। अभी सबसे पहले आई एम प्लानिंग कि ये जो बिल्डिंग बेसिक एलएलएम एप्लीकेशंस वाला पार्ट है, इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट रिलीज़ करूँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और फिर धीरे धीरे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रैग, फाइन ट्यूनिंग, ये सब भी मैं कवर करूँगा। ठीक है। तो अगेन प्लान है दोनों साइड्स को पैरेलली कवर करने का, और एक बड़ा प्लेलिस्ट बनाने के बदले छोटे छोटे प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक को कवर करने का। क्योंकि बड़ा प्लेलिस्ट में क्या प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कमिटमेंट की बात हो जाती है। एटलीस्ट छोटे छोटे चंक्स में चीज़ें हम कवर करते जाएंगे। अम, और कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं कि इनफैक्ट ये क्वेश्चन मुझे बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया कि मैं पेड कोर्स क्यों नहीं चला रहा हूँ। पेड कोर्स में ज़्यादा फोकस तरीके से ज़्यादा क्लासेस होती हैं, ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, डाउट क्लियरेंस हो पाता है। यूट्यूब पे ये सब नहीं हो पाता, तो आप पेड कोर्स क्यों नहीं चला रहे हो। तो मैं थोड़ा ऑनेस्टली आपसे बात करूँगा। मुझे पिछले एक साल में आई कैन नॉट इवन काउंट कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आए हैं और कमेंट्स आए हैं कि सर आप प्लीज़ जेनरेटिव एआई के ऊपर एक कोर्स लॉन्च करो। एंड ऑनेस्टली मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। मतलब काफ़ी पैसे मैं कमा सकता था। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, बहुत सारी कुछ बड़ी एडटेक कंपनीज ने मेरे को अप्रोच किया पिछले 6 महीनों में कि मैं उनके लिए उनका जेनरेटिव एआई का कोर्स पढ़ाऊँ। बट फाइनली मतलब कई बार मेरे मन में आया कि चलो ठीक है कोर्स बना देते हैं, बट फाइनली मैं नहीं कर पाया। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी खुद 100% इस टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर पाया हूँ। ठीक है। और सिंस मैं 100% मास्टर नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई पेड कोर्स निकालूंगा तो मैं पूरे तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा उसका प्राइस, और मैं आपको सब पार एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता। तो दैट इज़ वाई मुझे लगा कि यूट्यूब पे एक बार मैं आपको पढ़ाता हूँ। और यूट्यूब पे सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत वाइड स्प्रेड ऑडियंस के पास कंटेंट पहुंचता है, तो इंस्टेंटली आपको फीडबैक रिसीव होने लगता है, उसके बेसिस पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो मेरा गोल अभी खुद ये है कि मैं इस टेक्नोलॉजी को इन एंड आउट समझूं, सीखूं और आपको पढ़ाऊं। एक बार जब मैं ये कर लूंगा तो मे बी फ्यूचर में आई कैन हैव अ पेड कोर्स, बट राइट नाउ माई गोल इज टू टीच यू ऑन यूट्यूब। आई गेस इट्स ओके, राइट? आपको भी फ्री में चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है सब कुछ सही लग रहा है, स्टार्ट कब से कर रहे हैं? बिकॉज हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। तो द आंसर इज़ नाउ। मतलब मैं ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुका हूँ, 3-4 वीडियोस मैंने बना भी दिए हैं। आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। नेक्स्ट वीडियो में अगेन एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा, और उसके हिसाब से फिर हम आगे काम करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टाइमलाइन? ये जो पूरा करिकुलम मैंने आपको दिखाया, बिल्डर वाली साइड, यूज़र वाली साइड, मुझे क्या लगता है कितने टाइम में ये सब कुछ कवर होना चाहिए? सो अगेन इस पॉइंट पे आपको एक एस्टिमेट देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने बना के नहीं रखा हुआ है ऑलरेडी पूरा कंटेंट, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। मेरा गोल रहेगा वीक में 2 से 3 वीडियोस बनाने का, और एक वीडियो बड़ा वीडियो रहेगा, मतलब उसमें काफ़ी कुछ कवर होगा। तो अगर मैं आपको एक रफ टाइमलाइन दे पाऊँ तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये साल निकल जाएगा इसी में, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बाय द वे। ये पूरी चीज़ मास्टर करने में एटलीस्ट एक साल तो किसी को भी लगेगा। बट वॉट आई कैन डू इज़ कि आई कैन प्रॉमिस यू कि जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे निकालूंगा इस यूट्यूब चैनल पे अराउंड जनरेटिव एआई, वो बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च के बाद ही मैं बनाऊंगा। और आप उसको जब देखोगे तो आपको सच में वो बहुत हेल्पफुल लगेगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। और बाकी
लेट्स सी कैसे ये पूरी चीज़ टर्न आउट करती है। आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज मेरे अंदर अभी एक इनहेरेंट क्यूरियोसिटी है इस पूरी चीज़ को सीखने का और इसका एक्सपर्ट बनने का। मुझे भी देखना है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी एक सिंगल दिन में $1 ट्रिलियन वाइप आउट कर सकती है किसी शेयर मार्केट से। ऐसी टेक्नोलॉजी सीखना सच में बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर आप भी बहुत एक्साइटेड हो। बाकी आई एम ओपन टू फीडबैक। आपके पास अगर इस पूरे के पूरे फ्लो के रिलेटेड कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और बाकी यार लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, लेट्स क्रैक जनरेटिव एआई। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।